विलयन विलयन एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल, सोडा जल। प्राय ये एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव, गैस मिले हों। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। विलयन में कण स्तर पर समरूपता मौजूद होती है, जिसका अर्थ है कि वहाँ घटक समान रूप से वितरित होते हैं। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद पूरे विलयन में एक जैसा होता है। विलयन की संरचना विलयन में एक विलायक और एक विलेय घटक के रूप में होता है। विलायक प्रायः यह घटक विलयन में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। विलायक यह वह घटक होता है जो दूसरे पदार्थ को घोलता है। विलेय छोटा, सामान्यतः कम मात्रा में मौजूद होता है। विलेय यह वह घटक है जो विलायक में घुल जाता है। मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं का एक धातु और एक अधातु का मिश्रण है। उन्हें भौतिक तरीके से उनके घटकों से अलग नहीं किया जा सकता है। फिर भी एक मिश्र धातु का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि यह अपने घटकों के गुणों को दर्शाता है और उसकी संरचना परिवर्तनशील हो सकती है। उदाहरण के लिए पीतल लगभग 30% जस्ता और 70% तांबे का मिश्रण है। विलयन के गुण यह एक समांगी मिश्रण है जिसमें कण आकार में छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे, जिसमें वे नग्न आँखों से अदृश्य हो जाते हैं। बहुत छोटे कण आकार के कारण वे विलयन में गुजरने वाली प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित नहीं करते हैं। इस प्रकार प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। चूँकि विलेय कण नीचे नहीं बैठते हैं, इसलिए उन्हें छानने की विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन के उदाहरण चीनी के विलयन में चीनी विलेय के रूप में जल विलायक के रूप में होता है। आयोडीन टिंचर ठोस विलेय के रूप में और अल्कोहल तरल विलायक के रूप में होता है। सोडा वाटर आदि जैसे वातित पेय तरल घोल में गैसीय रूप में होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड विलेय के रूप में और जल द्रव विलायक के रूप में होता है। वायु गैस का मिश्रण होता है, जिसमें ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% मुख्य घटक होते हैं। विलयन की सांद्रता चूँकि विलयन विलेय और विलायक से बना होता है, इसलिए विलयन की विभिन्न सांद्रता प्राप्त करने के लिए इनके अनुपात में बदलाव किया जा सकता है। विलयन की सांद्रता विलयन की दी गई मात्रा द्रव्य या आयतन में मौजूद विलेय की मात्रा द्रव्यमान या आयतन होती है। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। संतृप्त विलयन किसी विशेष तापमान पर ऐसा विलयन जिसमें उतना विलेय घुल चुका हो जितना वह घुलने में सक्षम है, संतृप्त विलेय कहलाता है। संतृप्त विलेय में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी विलेयता कहते हैं। असंतृप्त विलेय यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। निलंबन एक विसंवांगी मिश्रण होता है। यह विलेय कण जहाँ विलेय कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम के भीतर समान रूप से निलंबित रहते हैं। विलयनों के विपरीत विलंबन के कण नंगी आंखों से दिखाई देते हैं। निलंबन के गुण यह एक विसंवांगी मिश्रण होता है जिसमें निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कण अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश के किरण को प्रकीर्णित करते हैं, जिससे उनका मार्ग दिखाई देता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन
अस्थायी होता है, वो छानन विधि द्वारा कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। यह प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। कोलॉइड विलयन एक विषममांगी मिश्रण है जिसमें छोटे कण होते हैं जो पूरे विलय में समान रूप से वितरित होते हैं। कोलॉइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलॉइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे परिप्रेक्षण माध्यम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। टिंडल प्रभाव। हालांकि कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे आकार में इतने बड़े होते हैं कि उनसे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर सकते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव को रोजमर्रा की स्थितियों में भी देखा जा सकता है, जैसे कि जब प्रकाश की किरण एक छोटे से छिद्र से कमरे में प्रवेश करती है और वायु में धूल और धुएं के कण इसे प्रकीर्णित कर देते हैं, और जब सूर्य की किरणें सघन वन से होकर गुजरती हैं जहाँ जल की छोटी बूंदों वाली धुंध वायु में फैले कोलॉइड के कणों के रूप में कार्य करते हैं। टिंडल प्रभाव। हालांकि कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे आकार में इतने बड़े होते हैं कि उनसे होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर सकते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव को रोजमर्रा की स्थिति में भी देखा जाता है, जैसे कि जब प्रकाश की किरण एक छोटे से छिद्र से कमरे में प्रवेश करती है तो वायु में धूल एवं धुएं के कण इसे प्रकीर्णित कर देते हैं। जब सूर्य की किरणें सघन वन से होकर गुजरती हैं जहाँ जल की छोटी बूंदें वाली धुंध वायु में फैले कोलॉइड के कणों के रूप में कार्य करती है। कोलॉइड के गुण। यह एक विषममांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलॉइड इतने बड़े आकार के कण होते हैं, वे अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित कर देते हैं। उनका मार्ग दिखाई देता है। कोलॉइड विलयन काफ़ी स्थायी होता है। ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीकी द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। कोलॉइड के सामान्य उदाहरण में द्रव्य में परिक्षिप्त प्रावस्था, द्रव परिक्षेपण माध्यम गैस प्रकार एरोसॉल बनता है। द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो प्रकार एरोसॉल बनता है, जिसमें कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस अगर परिक्षिप्त प्रावस्था में हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो एरोसॉल बनता है, जिसमें धुआं, स्वचालित वाहन का निथार एग्जॉस्ट। गैस अगर परिक्षिप्त अवस्था में हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो फोम बनता है, उदाहरण के लिए फोमिंग क्रीम। अगर परिक्षिप्त अवस्था में द्रव हो और परिक्षेपण माध्यम द्रव हो तो एमल्सन बनता है, उदाहरण के लिए दूध, फ्रेश क्रीम। परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षिप्त माध्यम द्रव हो तो प्रकार सोल बनता है, जैसे कि मैग्नीशियम मिल्क, कीचड़। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था गैस हो और प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो तो फोम बनता है, जिसमें फोम, रबड़, स्पंज, फ्यूमिंग। अगर परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम गैस हो ठोस परिक्षिप्त अवस्था द्रव हो और प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो तो इस प्रकार में जेल बनता है, जिसमें जेली, पनीर, मक्खन। परिक्षिप्त अवस्था ठोस हो और प्रक्षेपण माध्यम ठोस हो तो इस प्रकार में ठोस सोल बनता है, जैसे रंगीन रत्न, पत्थर, दूध या कांच। भौतिक और रासायनिक मिश्रण है। भौतिक परिवर्तन इसका तात्पर्य है कि ठोस, द्रव, गैस अवस्था के बीच शुद्ध पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होना। उदाहरण के लिए स्टील को
स्टील की टेम्परिंग, क्रिस्टलीकरण और गलाने के दौरान भौतिक गुण बदल जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कोई भी परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक गुणों को परिवर्तन करता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती इसका एक उदाहरण है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। 92 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, बाकी मानव निर्मित हैं। अधिकांश तत्व ठोस हैं। कमरे के तापमान पर 11 तत्व गैसीय अवस्था में होते हैं। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाले 2 तत्व पारा और ब्रोमीन हैं। गैलियम और सीजियम जैसे तत्व कमरे के तापमान से थोड़ा ऊपर 303 केल्विन तापमान पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो केवल एक प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं और उनकी एक निश्चित या स्थिर संरचना होती है। उपधातु वे ऐसे तत्व हैं जो धातुओं और अधातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम उपधातु हैं। शुद्ध पदार्थ के प्रकार की बात करें तो उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों को तत्वों या यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य तरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को समान रूप से धातु, अधातु, उपधातु में विभाजित किया जा सकता है। धातुओं के गुण उनमें चमक होती है। धातुओं में चमक होती है। उनका रंग चांदी जैसा सफ़ेद या सुनहरा पीला होता है। वे ऊष्मा और विद्युत का संचालन करते हैं। ये नम्य होते हैं। तारों में खींचा जा सकता है। इन्हें हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। वे धात्विक होते हैं। धातुओं के उदाहरण में सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम आदि। पारा एकमात्र ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अधातुओं के गुण ये विभिन्न प्रकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। ये चमकदार या धात्विक नहीं होते हैं। अधातु के उदाहरण में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन में कोयला और कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि। मिश्रण और यौगिक की तुलना करें तो मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उनमें उपस्थित घटकों के माध्यम से दर्शाता है। यौगिक नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण में घटकों की भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। पदार्थ ठोस, द्रव या गैस। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक तत्व सरल पदार्थों के में विभक्त नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा। यौगिक नियत संगठन रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, मीथेन, चीनी, नमक। मिश्रण कोई नियत घटक नहीं है। मिश्रण में समान संघटक। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल और अल्कोहल। विषमांगी असमान संघटन। उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक।
लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि पदार्थों का पृथक्करण से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं और तकनीकों से है जिनका उपयोग किसी मिश्रण से विशिष्ट घटकों या पदार्थों को अलग करने या निकालने के लिए किया जाता है। इन तकनीकों का उपयोग विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को निकालने और शुद्ध करके प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष पृथक्करण विधि का चयन मिश्रण की प्रकृति और पृथक्करण प्रक्रिया के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। पृथक्करण की विधियाँ: हाथ से चुनना एक पृथक्करण विधि है जो गेहूँ, चावल या दालों जैसे अनाज से अपेक्षाकृत बड़े आकार की अशुद्धियाँ जैसी दाग, गंदगी, पत्थर, भूसी को हटाने के लिए उपयुक्त है। इसमें मिश्रण में अवांछित पदार्थ को हाथ से चुनना और निकालना शामिल है। थ्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग अनाज को डंठलों और पौधों के अन्य भागों से अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ डंठलों को पीटा जाता है ताकि इसमें से अनाज के बीज निकल जाएं। यह प्रक्रिया मैनुअल रूप में या बैलों की सहायता से की जाती है। निष्पादन विनोविंग एक ऐसी विधि है जिसमें मिश्रण को हल्के और भारी तत्वों को अलग करने के लिए तीव्र वायु का उपयोग किया जाता है ताकि हल्के घटक दूर ले जा सकें। चावल छलनी का उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण के घटकों का आकार अलग हो। इस प्रक्रिया में मिश्रण को छलनी से गुजारा जाता है जो एक जाल या छिद्रित सतह में बना एक उपकरण। छलनी में जाल या छिद्र छोटे कणों के गुजरने देते हैं। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन: कभी-कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पादन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, इसलिए निम्नलिखित विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। अवसादन: मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने की प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। निस्तारण: अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उगेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग दो तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल और जल का मिश्रण। निस्यंदन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग तरल या गैसीय मिश्रण से ठोस अवस्था में अलग किया जाता है। निष्कर्ष रूप में कहें तो पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन हमारे भौतिक विश्व की आकर्षक स्वरूप को स्पष्ट करती है। पदार्थ तीन प्राथमिक अवस्थाओं में उपस्थित है: ठोस, द्रव, गैस। प्रत्येक अवस्था को कणों की अवस्था और व्यवहार द्वारा परिभाषित किया जाता है। तापमान और दबाव में परिवर्तन इन अवस्थाओं के बीच संक्रमण को प्रदर्शित कर सकते हैं जो पदार्थ पर ऊर्जा के गहन प्रभाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वाष्पीकरण, संघनन और संलग्न ऐसी मूल प्रक्रियाएं हैं जो इन संक्रमणों को रेखांकित करती हैं। इसके अतिरिक्त ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण जैसी अन्य घटनाएं भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पदार्थ की इन अवस्थाओं की समझ न केवल हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को समृद्ध करती हैं बल्कि उनका रसायन विज्ञान से लेकर दैनिक जीवन तक विविध क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुप्रयोग भी हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली में ऊर्ध्वपातन: यह ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तन है। निक्षेपण: पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन है। क्वथनांक: यह एक समष्टि परिघटना है जिसमें पदार्थ के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण: यह एक सतही परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उसके बीच परस्पर आकर्षण बलों को
पार कर लेते हैं और द्रव्य को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। विलयन यह दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े घटक को विलायक और छोटे घटक को विलेय कहा जाता है। तत्व यह पदार्थ का एक रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया तथा सरल पदार्थों से विखंडित नहीं किया जा सकता है। यौगिक यह दो से अधिक विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना पदार्थ है जो रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। निलंबन वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक समांगी मिश्रण होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा यह 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। परमाणु और अणु प्राचीन काल में भारतीय यूनानी दार्शनिकों ने हमेशा पदार्थ के अज्ञात और अदृश्य स्वरूप के बारे में विचार किया। लगभग 500 ईसा पूर्व भारत में पदार्थ की विभाज्यता के मत पर विचार किया गया था। परमाणु और अणु पदार्थ के मूलभूत घटक है। इस अध्याय में हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे जैसे कि एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से किस प्रकार भिन्न होता है और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य हैं। इसके अलावा इन विभिन्न मॉडलों पर गौर करेंगे जो इन पदार्थों को समझने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। ये कण परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं, परमाणुओं की संरचना क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने यह माना कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते रहेंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जब आगे विभाजन संभव नहीं होगा। उन्होंने इस सबसे छोटे कण का नाम परमाणु रखा। पर अन्य भारतीय दार्शनिक पाकुधा कात्यायन ने इस सिद्धांत को विस्तारित रूप में समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप से मौजूद होते हैं जो हमेशा पदार्थ के विभिन्न रूप प्रदान करते हैं। यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते रहें तो एक अवस्था ऐसी आएगी जब प्राप्त कणों को और विभाज्य नहीं किया जा सकेगा तथा डेमोक्रिटस ने इन अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात अविभाज्य कहा। यह सब केवल दार्शनिक विचारों पर आधारित था। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच अंतर को पहचान लिया एवं यह पता लगाना शुरू किया कि तत्व कैसे और क्यों संयोजित होते हैं और अब वे संयोजित होते हैं तो क्या घटित होता है। एंटोनी लैवोसियर ने रासायनिक संरचना के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रसायन विज्ञान की नींव रखी। निम्नलिखित 2 नियम लैवोसियर और जोसेफ एल प्राउस्ट द्वारा अनेक प्रयोगों के बाद स्थापित किए गए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। लैवोसियर ने अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह ज्ञात किया कि यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होते हैं। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। इस नियम को प्राउस्ट ने इस प्रकार बताया कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए जल जैसे यौगिक में यदि 9 ग्राम जल विघटित होता है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा प्राप्त होते हैं। अर्थात
हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 14:3 के अनुपात में मौजूद होते हैं। इसे समझाने के लिए ब्रिटिश रसायन विज्ञानी जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम के लिए एक व्यवस्था प्रदान की व्याख्या प्रदान की। सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ चाहे वे तत्व हों, यौगिक हों या मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। इस सिद्धांत में प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सभी पदार्थ बहुत छोटे कण से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु छोटे पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। किसी दिए गए यौगिक में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में एक गरीब बुनकर परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में एक शिक्षक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और 7 वर्ष बाद एक स्कूल के प्रधानाचार्य बन गए। 1793 ईस्वी में वे एक कॉलेज में गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन अध्यापन और शोध में बिताया। 1808 में उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो पदार्थ की अवस्था में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। पदार्थ के आवेशित कण 19वीं सदी के अंत में सबसे बड़ी चुनौती परमाणु की संरचना है। उन संरचना और उनके गुणों को प्रकाशित करना था। परमाणु अविभाज्य नहीं है। इसका पहला संकेत स्थैतिक विद्युत और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत का संचालन करने की स्थिति का अध्ययन करने से मिलता है। कई वैज्ञानिकों ने परमाणु में आवेशित कणों की उपस्थिति को ज्ञात करने में योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया कि परमाणु असाधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया। इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में गैस डिस्चार्ज में नए विकिरण की उपस्थिति की खोज की और उन्हें कैनाल किरणें कहा। ये किरणें घनात्मक आवेशित विकिरण थी, जिसके कारण अंततः प्रोटॉन नामक एक अन्य अपरमाणु कण की खोज हुई, जिसे P+ के रूप में दर्शाया गया है। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन चिन्ह में विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 2000 गुना था। प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इकाई और आवेश +1 माना जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है और इसका आवेश -1 होता है। ऐसा माना जाता है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, जो परस्पर अपने आवेश को संतुलित करते हैं। परमाणु सभी द्रव्यों की रचना इकाई परमाणु है। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान ऊंचाई के परमाणु समान होते हैं और अलग अलग तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। अंततः अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रहते हैं। ये अणु या आयन का निर्माण करते हैं। अणु या आयन अत्यधिक संख्या में संयोजित होकर द्रव्य बनाते हैं। परमाणु का आकार
परमाणु सूक्ष्म संख्या सूक्ष्म आकार में होते हैं, यहाँ तक कि वे हमारी कल्पना से भी छोटे हो सकते हैं। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर nm में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर 10 की घात 9 नैनोमीटर त्रिज्या में मीटर में। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु का 10 की घात -10, जल अणु 10 की घात -9, हीमोग्लोबिन अणु 10 की घात -8, रेत का कण 10 की घात -4, चींटी 10 की घात -2, सेब 10 की घात -1 मीटर में है। ये परमाणु त्रिज्या की संरचना। परमाणु के अंदर 2 मूलभूत कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विफलता का कारण बना। कई वैज्ञानिकों ने यह समझने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के अंदर कैसे व्यवस्थित होते हैं। थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह। इसके अनुसार परमाणु एक घनावेशित गोला था जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि एक परमाणु में घनावेशित क्षेत्र होता है और इलेक्ट्रॉन इनमें अंतर्निहित होता है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। जे थॉमसन 1856 से 1940 ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 35 वर्ष तक वे कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था जानने के लिए प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चलने वाले अल्फा कणों को एक पतली सोने की पन्नी पर टकराया गया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग द्वारा निष्कर्ष प्रस्तावित किया कि उन्होंने एक सोने की पन्नी का चयन किया क्योंकि यह यथासंभव पतली परत चाहते थे और ये सोने की पन्नी लगभग 1000 परमाणुओं जितनी मोटी थी। अल्फा कण दोहरे आवेशों वाले हीलियम आयन He2+ होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 2U, परमाणु द्रव्यमान इकाई 4U परमाणु द्रव्यमान इकाई 4U होता है। इसलिए तेज गति से चलने वाले अल्फा कणों को काफ़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। यह संभावना की जा रही थी कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में अपरमाणु कणों द्वारा विक्षेपित हो जाएंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन की तुलना में बहुत भारी थे। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने निम्नलिखित अप्रत्याशित परिणाम प्रदर्शित किए। अधिकतर तेज गति से चलने वाले अल्फा कण सीधे सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी द्वारा छोटे कोणों से विक्षेपित हो गए। हर 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर का अधिकांश स्थान रिक्त है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से होकर गुजर गए।
बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। यह दर्शाता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान घेरता है। अल्फा कणों का एक बहुत छोटा अंश 180 डिग्री से विक्षेपित हुआ है। यह दर्शाता है कि सोने के परमाणु का सारा धनात्मक आवेश और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में केंद्रित था। उन्होंने यह भी गणना की कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 1,10,5 गुना कम है। अपने प्रयोग के आधार पर उन्हें परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु में एक घनात्मक आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान नाभिक में रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों के चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में स्थिर विद्युत आकर्षक कणों द्वारा बंधे होते हैं। ई रदरफोर्ड, उनका जन्म 30 अगस्त 1871 को स्प्रिंग ग्रोव में हुआ।